इस वीडियो में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपको भाग 3 और भाग 5 के कुछ प्रश्न मैंने उठाए हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। जैसे भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, और भाग 5 में है आपका केंद्र का प्रशासन। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है तो उसको देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है और इसमें क्या लिखा है, सुमेलित करने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है ABCD को 1 2 3 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए अनुच्छेद 19 दिया है। तो अनुच्छेद 19 का मिलान किससे होगा? सबसे पहले आप ये देखिए कि जो मौलिक अधिकार है ये कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, 19, 29, 18 और 26। आप देखें, यदि 18 को देखा जाए तो 18 देखें आप 14 से लेकर 18 तक देखेंगे तो ये समानता का अधिकार में आता है। ठीक है, और समानता के अधिकार में आपका आर्टिकल 18 में होता है उपाधियों का अंत। ठीक है, और उसके बाद आप देखें 19 से लेकर 22 में देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार आता है तो आर्टिकल 19 भी स्वतंत्रता का अधिकार में आएगा और इसमें क्या होगा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का हो गया 4 हो गया और सी का हो गया 1 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखें इतना में आपका आंसर जो है बन जाए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है लेकिन इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखिए आर्टिकल 26 देखिए आपका 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को दर्शाता है। ठीक है, तो 26 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हो जाएगा आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 26, और उसके बाद आपका एक आर्टिकल बच गया आर्टिकल 29, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। आर्टिकल 29 और 30 ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार इसको बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या हो जाएगा 3, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार में आता है। ये अल्पसंख्यकों को ये प्रदान किया गया है 29 और 30। तो आर्टिकल 29 संस्कृति का अधिकार, तो ये किसके लिए, अल्पसंख्यक। ध्यान रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो इसका पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है। मतलब किसके पास है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखें कि ये मौलिक अधिकार में आप देखें तो आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन आर्टिकल 226 भी है और इसमें भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये हाई कोर्ट को प्राप्त है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 32 और 226 दोनों के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्रमशः प्राप्त है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखें कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। वो 5 प्रकार का मात्र रीट जारी कर सकता है। एक बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये केवल सुप्रीम कोर्ट को ये 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार है, और हाई कोर्ट को भी ये रीट जारी करने का अधिकार है। लेकिन हाई कोर्ट को एक और अधिकार है रीट जारी करने का, उसको बोलते हैं समायोजन। तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट ज़्यादा रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है तो हाई कोर्ट जो है 6 रीट जारी करता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 रीट के बारे में बताया गया है। 5 रीट कौन जारी करता है ये पूछा गया है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन CG व्यापम जो है इस क्वेश्चन को क्या किया है, विलोपित कर दिया है। ठीक है, अब इसका कारण पता नहीं क्या है, लेकिन इसका एक्चुअल में देखा जाए तो आंसर ये होना चाहिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है कि संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाय द वे आपको बता दूं कि आपातकाल जो है
3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है आर्टिकल 352 के तहत। उसके बाद संवैधानिक आपातकाल होता है जिसको राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत। और एक वित्तीय आपातकाल होता है आर्टिकल 360 के तहत, 360 के तहत, ठीक है। तो कोई भी आपातकाल लगता है भारत में तो निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो है निलंबित नहीं हो सकता? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21, ये कभी भी निलंबित नहीं होंगे। आपको एक चीज़ बता दूं कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। सस्पेंड, निलंबित बोल रहा हूँ, समाप्त नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दें। कहीं पर यदि समाप्त लिखा रहता है तो वो गलत है, ठीक है। समाप्त का मतलब क्या होता है? पूरा आर्टिकल को ही समाप्त कर दिया गया संविधान से, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या उचित शब्द क्या है? निलंबित। तो निलंबित नहीं होंगे कभी भी किसी भी आपातकाल के दौरान 20 और 21, ठीक है। आर्टिकल 19 यहाँ पर जो लिखा है, जैसे ही आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। स्वतः क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा, ठीक है, स्वतः निलंबित हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19। तो इसका जो मेन आंसर, जो सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21। आंसर क्या होगा? 20, सॉरी बी, ठीक है। और देखिए बाकी जो आर्टिकल, जैसे आर्टिकल यहाँ पर भी दिया आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 23 है, ठीक है। तो आर्टिकल 14, 23 चाहे वो जो भी रहे इसमें, ये सब जो है आर्टिकल राष्ट्रपति की घोषणा के बाद बाकी आर्टिकल जो है निलंबित हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम प्रतिबंधित, बंधुआ मत दूरी प्रतिबंधित, ठीक है, अनुच्छेद 23। तो बाकी आर्टिकल राष्ट्रपति की घोषणा के बाद निलंबित हो जाएंगे। आर्टिकल 359 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति घोषणा करता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया? आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार में पहले था। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो उसके बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। और इसको एक कानूनी, एक विधिक अधिकार के रूप में 300 क में शामिल किया गया। कौन सा आर्टिकल में शामिल किया गया? आर्टिकल 300 क में, एक कानूनी अधिकार के रूप में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? 44वां संविधान संशोधन। देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा है? एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसको निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब भारत का जो नागरिक नहीं है, मतलब जो विदेशी नागरिक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो मौलिक अधिकार होता है वो या तो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को, ठीक है, या तो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। केवल किसको? भारतीय नागरिक को। तो इसके लिए आपको एक एक आर्टिकल को देखना पड़ेगा, एक एक आर्टिकल के बारे में डिटेल से इसको जानना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं एक एक आर्टिकल को बता देता हूँ क्या क्या है इसमें, और उसके बाद कौन कौन सा भारतीय, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, और जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है उसको बता देता हूँ, ठीक है। आप एक चीज़ देखें कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सभी व्यक्ति। सभी व्यक्ति मतलब कि भारतीय और विदेशी दोनों को जो प्राप्त है उसके बारे में मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो आर्टिकल 14 दोनों को प्राप्त है, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है? सामाजिक समानता। ये दोनों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ठीक है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर में समानता। सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये सभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 24 में देखिए ये बाल श्रम प्रतिबंधित है, ठीक है। भारत में क्या है? बाल श्रम प्रतिबंधित है, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। 24 जो है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है।
और अनुच्छेद 25 ये भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को बताता है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन का अधिकार, ये भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो कौन कौन सा अधिकार जो है सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, मतलब सभी व्यक्ति, मतलब आप एक चीज़ देखिए, भारतीय नागरिक के साथ में विदेशी को, दोनों को जोड़ा जाता है, तो विदेशी को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 15 नहीं है, 16 नहीं है और 22 नहीं है। 15, 16 और क्या है, 22 नहीं है। बी, सी और एफ, ये आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। तो इसको अच्छा से याद करने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये समझ आएगा इस प्रकार का प्रश्न जो है, ठीक है। तो इसको आप देखिए इसके बारे में पहले भी मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिला है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत किसको मिला है, सुप्रीम कोर्ट को। और आर्टिकल 226 के तहत किसको मिला है, हाई कोर्ट को। और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है, रीट जारी करते हैं, ये सब क्या है, रीट है, ठीक है। और इस रीट के माध्यम से क्या करता है, आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये जितना भी दिख रहा है सब आदेश है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, इसके माध्यम से कौन सा आदेश जारी करता है, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब कोई पुलिस या आम नागरिक जो है किसी व्यक्ति को बंदी बना लेता है, जैसे अब पुलिस जो है कारावास में डाल दिया किसी व्यक्ति को और 24 घंटा के अंदर निकटतम न्यायालय में उपस्थित नहीं किया, तो यदि सुप्रीम कोर्ट में शिकायत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जो है उस पुलिस के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है, आदेश जारी करता है, सशरीर प्रस्तुत किया जाए, सशरीर उपस्थित किया जाए, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमें शरीर चाहिए। उसके बाद देखें परमादेश। परमादेश जो है किसके खिलाफ जारी किया जाता है, सबसे पहले तो ये जान ले। तो पहला तो समझ में आ गया, ठीक है। उसका परमादेश किसके खिलाफ जारी किया जाता है, परमादेश देखिए राजकीय अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जो रीट है। और इसमें कौन सा आदेश जारी किया जाता है, हम आदेश देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है उच्चस्थ न्यायालय के द्वारा, उच्चस्थ न्यायालय में आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आ जाएंगे। उच्चस्थ न्यायालय के द्वारा निम्नस्थ न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है प्रतिषेध। इसमें क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण माने ऊपर की ओर भेजना, ठीक है। ये भी आपका उच्चस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। इसमें आदेश जारी किया जाता है, पूर्णतया सूचित करें, ऊपर भेजिए, ठीक है। और अधिकार परीक्षा में राजकीय अधिकारी या शासकीय अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। मैंने बताया जिस प्रकार से आर्टिकल 32, 226, ठीक है। और इसमें जो आदेश जारी किया जाता है वो क्या है, अधिकार परीक्षा में किस आधार से, तो आप मिलान कर लीजिए, ठीक है। आपका ये वाला आंसर होगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 5, डी का 1 और ई का 2, ये वाला आंसर होगा सी, ठीक है। बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल जो है आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि अच्छा समझ में आए। बाकी यहाँ से देखने के बाद भी समझ में आ जा रहा है कि कौन सा आदेश जारी कर सकता है, कौन सा रीट के माध्यम से। और ये जो प्रश्न है ये राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लें कि आपका जो राष्ट्रपति है ये क्षमा प्रदान कर सकता है कौन सा आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, पावर है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और वही देखेंगे राज्यपाल के पास कौन सा आर्टिकल में क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, तो आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है। ये राष्ट्रपति के लिए, ये राज्यपाल के लिए। अब यहाँ पर क्षमा शब्द का मतलब क्या है, क्षमा मतलब कि वो सज़ा को शून्य कर सकता है, यहाँ पर 0 कर सकता है, ठीक है। लघुकरण का मतलब क्या है, कम कर सकता है और प्रकृति को भी बदल सकता है। सज़ा की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको भी क्या कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है। कम तो करेगा ही, ठीक है। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर, जैसे कठोर कारावास है तो उसको क्या में बदल जाएगा, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। तो इसको प्रकृति को भी क्या कर सकता है, बदल सकता है, कम कर सकता है, इसको बोलते हैं लघुकरण। परिहार किसको बोलते हैं, यहाँ पर भी सज़ा को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, प्लस आपका प्रकृति को नहीं बदल सकता। यहाँ पर मतलब जो कठोर कारावास है उसको साधारण कारावास में नहीं बदल सकता, ठीक है। इसको परिहार बोलते हैं।
कम तो दोनों में होगा, इसमें भी कम होगा, इसमें भी होगा। यहाँ पर प्रकृति बदल जाएगी और यहाँ पर प्रकृति नहीं बदलेगी, ठीक है। और उसके बाद विराम, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये क्षमा हो सकता है, लघुकरण हो सकता है, परिहार हो सकता है, सम्मिलित नहीं है पूछा है। विराम मतलब होता है निलंबन, और निलंबन भी कर सकता है। सजा को कुछ समय के लिए रोक सकता है, अल्प समय के लिए क्या कर सकता है, अल्प समय के लिए रोक सकता है, ठीक है। और प्रविलंबन है, प्रविलंबन भी सजा को रोकने को दर्शाता है। सजा को अल्प समय के लिए रोक सकता है, अल्प समय के लिए क्या कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन ठोस कारण के आधार पर रोकेगा। ठोस कारण होना चाहिए, ठीक है। जैसे गर्भवती महिला को फांसी की सजा है तो उसको प्रविलंबन कर सकता है, रोक सकता है। इस प्रकार से एक ठोस कारण होना चाहिए, ठीक है। और सजा को रोक नहीं सकता पूरी तरह से, ये गलत है, ठीक है। और निरंतरता, क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है, निरंतरता, ये भी गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, निरंतरता और रोक। कौन कौन सा है, 6 और 7, ये वाला आंसर हो जाएगा। सम्मिलित नहीं है, रोक और निरंतरता सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, सब सम्मिलित हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा है, भारतीय संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ या प्रतिज्ञान कौन लेता है। देखें यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति परिरक्षण, हर तरह से रक्षा प्रदान करे, संरक्षण करे, प्रतिरक्षण मतलब कि स्वयं के द्वारा उल्लंघन न करे, ऐसा शपथ लेने वाला मात्र केवल एक राष्ट्रपति ही होता है। और उसके बाद बाकी जो हैं अपने पद और उस पद की गोपनीयता को बनाए रखने का शपथ लेते हैं। जैसे यहाँ भारत का महान्यायवादी दिया है, ठीक है, आपका प्रधानमंत्री दिया है, तो ये सब अपने पद और अपने उस पद के गोपनीयता को बनाए रखने का शपथ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, केवल संविधान का संरक्षण का शपथ लेता है, और राष्ट्रपति जो है परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण तीनों का शपथ लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। आते हैं अगला प्रश्न में, संसद से पारित होने पर किस पदच्युति प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, ऑप्शन को पढ़िए सबसे पहले तो। राज्यसभा का सभापति, देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आप एक चीज़ देखें, आर्टिकल 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखें कि जो राज्यसभा और लोकसभा यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर जो सभापति है और यहाँ पर का जो स्पीकर है, इसका निर्वाचन होता है। इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है सदन के अंदर। सदन के अंदर क्या होता है, संसद में क्या होता है, निर्वाचन होता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का क्या होता है, नियुक्ति होता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का भी क्या होता है, नियुक्ति होता है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी क्या होता है, नियुक्ति होता है, ठीक है। और ये सब नियुक्ति कौन करता है, ये जितना भी नियुक्ति है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा कॉलेजियम सिस्टम और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय का। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह से। तो किनके पदच्युति प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसको क्या बोलते हैं, CAG के बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C, D और E। C, D और E, C आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा में ये जो महाभियोग प्रस्ताव है राष्ट्रपति के खिलाफ जो लाया जाता है, इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। कौन सा आर्टिकल में उल्लेख है, 61 में, ठीक है। अब इसमें प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में सही क्या है। अब देखते हैं इसमें क्या है सही। यह एक प्रस्ताव के रूप में पूरा स्थापित किया जाना चाहिए। पूरा स्थापित का मतलब आपका पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रस्ताव होता है, महाभियोग क्या होता है, एक प्रस्ताव होता है, ये पहला सही है, ठीक है। यह 14 दिन पूर्व सूचना पर, 14 दिन पूर्व सूचना तो सही होता है, ठीक है, यहाँ तक सही है। पर लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। देखिए केवल यहाँ पर लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया है, जबकि लोकसभा या
राज्यसभा कहीं पर भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये खाली लोकसभा लिखा है, इस कारण ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगला क्या है, यह लोकसभा के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, यह लोकसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, 1/4। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। यह दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए, और कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही है। ठीक है, और उसके बाद यह दोनों सदनों से निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए, मतलब अलग अलग बहुमत से पारित होना चाहिए बोल रहा है, जबकि इसके ऊपर वाला क्या है, समान बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि लोकसभा में 2/3 बहुमत है तो राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत होना चाहिए पारित होने के लिए। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है सही हो रहा है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगला क्या है, यह लोकसभा या राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, मतलब कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, पूरा स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, ये भी सही है। तो ये वाला तो गलत हो ही जाएगा, है ना, लोकसभा में उड़ रहा था वहाँ पर। तो ये कौन कौन सा सही हो रहा है, 1, 4 और 6। 1 सही हो रहा है, ये 4 नंबर का सही हो रहा है। ठीक है, 1, 4 और ये कौन सा है, ये 6, ये वाला सही है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ये आपका भाग 5 का पार्ट है। भाग 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आना निर्धारित रहता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका प्रश्न क्या है, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। स्वविवेकी शक्तियाँ मतलब अपना स्वयं के विवेक का प्रयोग करके जो है फैसला लेते हैं। ठीक है, स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। देखिए, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वापस भेजना, ठीक है, रोक कर रखना, प्रधानमंत्री से कहना, पुनर्विचार हेतु कहना, ये सब स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8 ई। ठीक है, अब एक एक करके इसको देखते जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। देखिए, बहुमत दल के नेता को, अब लोकसभा चुनाव में जो भी बहुमत प्राप्त दल होगा उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना इनका कर्तव्य है। ठीक है, आर्टिकल के अंतर्गत है कर्तव्य इनका। संसद का अधिवेशन बुलाना, आर्टिकल 85 के तहत संसद का अधिवेशन बुलाता है, कर्तव्य है इनका। तो ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये स्वविवेकी है, स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करना, देखिए प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं, ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो सलाह ले रहे हैं किसका, प्रधानमंत्री का। तो अपना खुद का विवेक का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना स्वविवेकी शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये है मंत्रिपरिषद सदस्य को नियुक्ति करना, ये नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी नहीं है, कर्तव्य उनका। किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये स्वविवेकी शक्ति है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी अपने विवेक का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, अपना स्वविवेक का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8। देखिए, इस प्रश्न में क्या है, राष्ट्रपति किसे अपने पद से हटा नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाना है, और इस प्रश्न को बनाना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन होता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत, देखिए राष्ट्रपति के जो भी प्रसाद पर्यंत होता है उसको राष्ट्रपति कभी भी अब उसके पद से जो है हटा सकते हैं। जो भी संवैधानिक पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है उसे राष्ट्रपति कभी भी उसके पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये जानना है कि कौन कौन से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद हैं। तो सबसे पहले देखें, मंत्रिपरिषद के सदस्य ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इसको पद से कभी भी हटा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, राष्ट्रपति किसे अपने पद से हटा नहीं सकता। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य तो प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो इसको कभी भी हटा सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या हटा नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसको नहीं हटा सकता, तो ये आंसर होगा।
एक राज्य का राज्यपाल ये प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति का, तो इसको हटा सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ये प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति का नहीं होता, इसको पद से नहीं हटा सकता। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इसको भी पद से नहीं हटा सकता। संघीय क्षेत्रों के जो प्रशासक होते हैं, जो संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो इसको पद से हटा सकता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। और भारत का महान्यायवादी, इसको भी पद से हटा सकता है, ये भी राष्ट्रपति क्या होता है, प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हटा नहीं सकता बोला है, तो 2, 4 और 5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इनको हटाने के लिए आपका देखिए, जो प्रसाद पर्यंत होते हैं उसको राष्ट्रपति कभी भी उनके पद से हटा सकता है, लेकिन जो प्रसाद पर्यंत नहीं होते उनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, आपका पदच्युति प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, या तो फिर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, उसी के माध्यम से उनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटा सकता, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्या है आपका, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। आप एक चीज़ देखें, राष्ट्रपति का निर्वाचन का आर्टिकल होता है आर्टिकल 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है आपका आर्टिकल 54 में बताया गया है, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, 54। अब यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन में आप देखेंगे आर्टिकल 54 में दिया गया है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ये निर्वाचित सदस्य तो सही दिया है, संसद भी सही दिया है, लेकिन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको काट दिया जाए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि संसद भी शामिल होता है। अब यहाँ पर देखिए, संसद और विधानसभा दोनों दिया है, संसद और विधानसभा दोनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है, ये सही होगा, और मंत्रिमंडल के द्वारा ये गलत होगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि निर्वाचित सदस्य आना चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा है, और संसद माने कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य ये भी आ रहा है, और विधानसभा भी होना चाहिए, तो विधानसभा भी यहाँ पर शामिल है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है। और इससे भी सही आंसर आपको जानना है तो इसमें एक चीज़ और जोड़ना पड़ेगा, आपका केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल होते हैं, इसको याद रखेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, यहाँ पर विधानसभा है, तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, तो यहाँ पर जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक जानते हैं लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा में क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें। प्रश्न क्या बोल रहा है, अपना पद ग्रहण करते समय कौन 2 प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। तो राष्ट्रपति एक ही प्रकार करता है, ठीक है, राष्ट्रपति मतलब, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी नहीं लेता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लेता। देखिए कौन 2 प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, तो मंत्री जो है 2 प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञा लेगा, एक सांसद के रूप में और एक मंत्री के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय मंत्रिमंडल पद का उपयोग किया गया है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखिए इसका आंसर है आपका आर्टिकल 352। देखिए आर्टिकल 352 इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, लेकिन घोषणा करने से पहले संघीय मंत्रिमंडल का सलाह लेना पड़ता है। तो आर्टिकल 352 में इसके बारे में उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न क्या है, केंद्र में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है। देखिए धन विधेयक का निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर करता है। देखिए धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है, ठीक है। और आप एक चीज़ देखें कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, इसका निर्धारण करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है, और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
तो इसका आंसर क्या होगा? डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्या है? क्या सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान देने वाली बात क्या है? क्या सही नहीं है? देखिए ऑप्शन क्या है? लोकसभा का सदस्य अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है। अस्थायी स्पीकर जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। आप एक चीज़ देखें, जब लोकसभा का गठन होता है तो उस समय आपका लोकसभा स्पीकर नहीं बना रहता है। ठीक, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अस्थायी स्पीकर के समक्ष जो है सदस्य जो है शपथ लेते हैं, नो डाउट। और उसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है तो कुछ सदस्य जो हैं लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर के समक्ष भी शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला तो सही है, लोकसभा के सदस्य स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है, ये भी सही है। स्पीकर आ जाता है उसके सामने भी शपथ ले सकते हैं। और नो डाउट लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष भी शपथ ले सकता है, लेकिन लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ नहीं ले सकता, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो राज्यसभा में बैठता है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ नहीं ले सकता। क्या सही नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, ये सही नहीं है, ये गलत है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और बहुत ही डाउट रहता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। प्रश्न क्या है? त्यागपत्र से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देगा? सबसे पहले तो मैं इसे आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए राष्ट्रपति जो होता है ये अपना त्यागपत्र देता है आपका उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें प्रश्न क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देगा, ये आंसर है। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति फिर इसे लोकसभा अध्यक्ष को देता है, और लोकसभा अध्यक्ष यदि इसको स्वीकार कर लेगा तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र जो है एक्सेप्टेड माना जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति के लिए जो त्यागपत्र होता है इस टाइप का फ्लो होता है, याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देगा? तो उपाध्यक्ष को। प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। कास्टिंग वोट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए समान मत आने पर कर सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। महाभियोग प्रस्ताव पर नहीं कर सकता, तो ये आंसर होगा। न्यायाधीशों की पदच्युति प्रस्ताव पर नहीं कर सकता, तो ये भी आंसर होगा। ठीक है, एक आपका ये महाभियोग प्रस्ताव है, तो इन पर जो है अपना निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। सरकारी साधारण विधेयक पर कर सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें प्रश्न में क्या वो किस पर नहीं कर सकते ये पूछा है। धन विधेयक पर कर सकता है, उसका एकाधिकार रहता है लोकसभा अध्यक्ष का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर, ये राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, इस पर नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सी और एफ। बी, सी और एफ ये आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है? तो इसका आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपने पूर्व में दिए गए फैसले को भविष्य में बदल सकता है। ये आर्टिकल 137 में है। आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, और इसके माध्यम से पूर्व में जो भी दिया गया फैसला है उसको भविष्य में क्या कर सकती है? उस फैसले को बदल सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट।
अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है या इसका निपटारा कौन करता है इस विवाद का। देखिए आर्टिकल 71 के तहत यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, ये पावर मिला है आर्टिकल 71 के तहत। अब ये जो सवाल है, ये इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अर्थात कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या है ऑप्शन में, मूल अधिकारों का संरक्षण, केंद्र और राज्य के पारस्परिक विवाद, राज्यों के पारस्परिक विवाद, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो मूल अधिकारों के संरक्षण वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है, तो मूल अधिकारों का संरक्षण आप देखें आर्टिकल 32, जिसमें क्या बताया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपको सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और मैंने बताया आर्टिकल 226, ये भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हाई कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, तो इन दोनों के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षण देता है, रिट जारी करते हैं, तो ये दोनों को प्राप्त है, एक ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा केंद्र और राज्य के पारस्परिक विवाद। देखिए केंद्र और राज्य के मध्य में किसी भी प्रकार का विवाद हो तो इसको सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद का क्या करेगा, निपटारा करेगा। और यहाँ पर सवाल क्या है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के बारे में बात कर रहे हैं। राज्यों के पारस्परिक विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार के विवाद हो तो उसका निपटारा भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। देखिए आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसका शपथ लेता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संविधान के उल्लंघन से संरक्षण का शपथ लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण सब का शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संविधान के संरक्षण का शपथ लेता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, ये मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये जो सेशन है ये ख़त्म होता है। और देखिए इसका आंसर क्या है, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के अधिकारिता में आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, A1। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।